हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का कलेक्शन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। 275 प्लस प्रश्न है, मैराथन वीडियो है ये। करंट अफेयर्स का पूरा सारांश है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो मेरी टेस्ट सीरीज तैयार की गई है 12,000 एमसीक्यू की, उसमें आपको एक करंट अफेयर्स की बुकलेट फ्री मिलेगी। उसका ही ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने कम से कम 8 से 10 फैक्ट कंप्लीट किए हैं, क्योंकि वो हर फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आपको ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। जो भी फैक्ट आपको याद नहीं है वो आपको नोट डाउन करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1982, 85, 88 या 89? जल्दी जल्दी करवाऊंगी ताकि जल्दी में ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। आज मैं आपको 2 और वीडियो लेके आऊँगी, टोटल 3 वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी। कुछ करंट के टॉपिक कराऊंगी, कुछ इतिहास के टॉपिक कराऊंगी, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो भी आएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा आज पूरे दिन, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो वो 1982 में हुई थी, लेकिन उसने जो काम करना स्टार्ट किया था वो 1984 से किया था। यहाँ पर 1984 ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। अगर 1984 ऑप्शन आए तो आप 1984 को ही लगाइएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण का अगर मुख्यालय की बात करें तो वो दिल्ली में है, और भारतीय खेल प्राधिकरण को SAI बोला जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी। भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय मोदी जी हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो जो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जबकि जो युवा मामले होते हैं और खेल राज्य मंत्री होते हैं, उसकी जो शासी निकाय होता है उसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये याद रखिएगा पूरे। पहले इसको भारतीय खेल प्राधिकरण में एक अधिकार शब्द था, उसको हटा के अब इसको स्पोर्ट्स इंडिया नाम दे दिया गया है। तो ये सभी फैक्ट इसके याद रखिएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सभी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन के मैंने आपसे 4 से 5 फैक्ट बताए, इससे संबंधित कुछ भी आ जाए अब आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के होलकर स्टेडियम में एकमात्र T20 मैच किन के मध्य हुआ? इंदौर का होलकर स्टेडियम। भारत दक्षिण अफ्रीका, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान या भारत ऑस्ट्रेलिया? तो एकमात्र जो T20 मैच हुआ था इंदौर के होलकर स्टेडियम में, वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। जो होलकर स्टेडियम है वो इंदौर में है, और पहले इसका नाम ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम था, जिसको 2010 में इसको बदल दिया गया और होलकर स्टेडियम कर दिया गया। इसकी जो स्थापना हुई थी इंदौर के होलकर स्टेडियम की, वो 1990 में हुई थी। कि कब हुई थी? 1990 में हुई थी, और इसमें लगभग 30,000 लोग बैठकर इसको देख सकते हैं। मतलब इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 30,000 है। इसका स्वामित्व जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पे है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। एकमात्र T20 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था वो 2017 में हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच। एकमात्र जो टेस्ट हुआ था वो 2016 में हुआ था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच। याद रखिएगा, T20 हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच, और टेस्ट हुआ था, एकमात्र टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में 2016 में हुआ था। ये हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। एक प्रथम वनडे हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच। वनडे किसके बीच हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था 2006 में। और अभी अभी अंतिम अगर पूछे, अंतिम वनडे या अंतिम एक दिवसीय कब हुआ, तो 2023 में हुआ था, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। होलकर स्टेडियम में पहला T20 मैच किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। पहला टेस्ट किसके बीच हुआ? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। पहला वनडे किसके बीच हुआ? भारत और इंग्लैंड के बीच। अंतिम वनडे किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिल कुंबले के नाम कितने विकेट दर्ज हैं? अनिल कुंबले के नाम कितने टेस्ट विकेट दर्ज हैं?
अनिल कुंबले ने सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, उनमें कितने टेस्ट विकेट उनके हैं, और उन्होंने टेस्ट में भी 600 से ज़्यादा लिए, 619 विकेट अनिल कुंबले ने लिए हैं। और 132 टेस्ट और 271 वनडे मैचों में, देखो 132 टेस्ट में उन्होंने 619 विकेट लिए हैं और 271 वनडे में उन्होंने 337 विकेट लिए हैं। तो अनिल कुंबले के नाम कितने टेस्ट विकेट दर्ज हैं, तो याद रखिएगा 619। और टेस्ट में कुंबले 38 बार 5 विकेट और 8 बार 10 के 10 विकेट ले चुके हैं। ये भी याद रखो कि 8 बार 10 के 10 विकेट ले चुके हैं और एक टेस्ट मैच में उन्होंने शतक भी जड़ा है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली ये गेंदबाज हैं। कौन है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज? अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले ने जब 10 के 10 विकेट लिए थे, एक केबीसी में क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है केबीसी के थ्रू यहाँ भी पूछ लें। अनिल कुंबले ने जब 10 के 10 विकेट लिए थे तो उस समय जो वहाँ पे एम्पायर था वो कौन था? अनिल कुंबले ने जब 10 विकेट लिए थे, 10 के 10 विकेट लिए थे, तो उस समय एम्पायर कौन था? तो A.V. जयप्रकाश। कौन था? A.V. जयप्रकाश। अनिल कुंबले ने जब पूरा का पूरा 10 विकेट लिए थे तो कौन था? A.V. जयप्रकाश एम्पायर थे। और एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, अनिल कुंबले ने 10 के 10 विकेट कब लिए थे? तो 1999 में लिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत दौरे पे आई थी और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि अब अरुण जेटली स्टेडियम कहलाता है, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, नाम भी याद रखो। दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वो अब किस नाम से जाना जाता है? अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इस सीरीज़ का दूसरा मैच खेला गया था और यहाँ पर अनिल कुंबले ने इतिहास रच डाला था। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 10 के 10 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले के नाम जो 2-3 क्वेश्चन बन सकते थे, उन्होंने 10 विकेट लिए थे, पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे, 1999 में लिए थे। टेस्ट विकेट में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट दर्ज इन्हीं के नाम है। कितने हैं? 619 हैं और 619 उन्होंने विकेट लिए हैं। और वनडे में उन्होंने 337 विकेट लिए हैं और टेस्ट में 619 लिए हैं। 132 टेस्ट में इन्होंने ये 619 लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक अधिनियम आया था 1992 में, जिसके तहत 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर एक कल्याण मंत्रालय के अधीन रखा था 1993 में, जिसकी अलग आयोग की स्थापना कर दी गई थी। सांविधिक निकाय है। स्थापना की डेट पूछें तो 17 मई 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत हुई। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित कम से कम 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होना जरूरी होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण कंटेंट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। साथ में अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर मुझे हाई लिख कर भेज दीजिए और सेव इट, अपना नाम और सेव इट करके भेज दीजिए। आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद होते रहेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन तैयार होते रहें। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिनसे मैं करा रही हूँ, मेरे MPPSC प्रीलिम्स की जो बालाजान MCQ की टेस्ट सीरीज है उसी से ही करा रही हूँ। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है, 1399 की इसकी हार्ड कॉपी है। दोनों में से जो भी मंगाना चाहें आप ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत मिल जाएगी। अगला है, SSB के निदेशक कौन है? SSB के निदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला। SSB मतलब रश्मि शुक्ला, अनीस दयाल, रघुपति राजन या सीना राय। SSB मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। भारत का एक सीमा रक्षक बल है जो नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात है
और यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र कुल जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं वो टोटल कितने हैं, 7 हैं। और एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल जो सीमाओं पे काम करता है, उसके तहत ये 7 जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उनके तहत ये काम करता है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, रश्मि शुक्ला। एसएसबी के वर्तमान में निदेशक कौन है, रश्मि शुक्ला है। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, सीलवर्धन सिंह। सशस्त्र सीमा बल के कौन है, रश्मि शुक्ला हैं। और सीआईएसएफ मतलब औद्योगिक सुरक्षा बल के कौन है, सीलवर्धन। ऐसे याद रखो, उद्योगों में बहुत सील से काम करना पड़ता है। तो औद्योगिक सुरक्षा बल के कौन है, औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं सीलवर्धन सिंह। कौन है औद्योगिक सुरक्षा बल के, सीलवर्धन सिंह हैं। और ये पहले राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक थे, उसकी जगह इसको स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेल की अध्यक्ष कौन है जिसकी स्थापना 1973 में हुई। सेल जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल है। कौन है महारत्न कंपनी जो वर्तमान में 15 हो गई हैं सॉरी, और इसकी अध्यक्ष कौन बन गई हैं, इसकी अध्यक्ष बन गई हैं सोमा मंडल। सेल की अध्यक्ष कौन बन गई है, 1983 में स्थापना हुई, 1973 में स्थापना हुई, सोमा मंडल बन गई हैं। सीआरपीएफ के निदेशक कौन बन गए हैं, सीआरपीएफ के निदेशक बन गए हैं सुजॉय लॉल। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बन गए हैं, सीआरपीएफ के निदेशक बन गए हैं सुजॉय लॉल। सीआरपीएफ का मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। 1939 से ये अस्तित्व में आया था, 1939 से अस्तित्व में आया। और इसके निदेशक कौन है, सीआरपीएफ के सुजॉय लॉल। एसएसबी के कौन है, रश्मि शुक्ला। सीआईएसएफ के कौन है, सीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और सीआरपीएफ जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इसके महानिदेशक कौन है, सुजॉय लॉल है। क्योंकि पिछली बार इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। सीआरपीएफ के कौन है, सुजॉय लॉल हैं। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट अक्टूबर 2023 के अनुसार वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है। तो वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान है 3%। मतलब वैश्विक जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित है, कितनी हो सकती है, तो ये है 3%। 2023 की बात थी। और 2024 में कितनी जीडीपी वृद्धि का अनुमान है, 2024 में है 2.9%। 2023 में कितना है, 3% जीडीपी। और 2024 में 1% कमी हो गया, 1 पॉइंट कम हो गया है। तो कितना हो गया है ये, 2.9%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ। सॉरी, ये आईएमएफ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आईएमएफ करता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अभी अलग अलग स्टेट की पीएससी हुआ है, तो उसके क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, ताकि वहाँ पे जो अभी इस साल जो क्वेश्चन हो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकें। जो आईएमएफ है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई थी। आईएमएफ के अभी वर्तमान में 190 सदस्य हैं। और इसका जो आधिकारिक रूप से कार्य संचालन है वो 27 दिसंबर 1945 को आरंभ हुआ। और ये वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक सहयोग को समर्थन करता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति कितनी अनुमानित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट मतलब आईएमएफ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति कितनी है, तो 5.8% है। वैश्विक मुद्रास्फीति कितनी है, 5.8% है, याद रखिएगा। 2021 में वैश्विक मुद्रास्फीति अगर ऑन एवरेज पूछें, ये तो आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार है, 2021 में
4.7% से बढ़कर 2022 में 8.8% होने का अनुमान था विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, और 2023 में घटकर 6% और 2024 में 4.1% होने का अनुमान है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। आपसे पूछे वैश्विक मुद्रास्फीति क्या होती है, तो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ अगर विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, पैसों की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, सेवा की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसको वैश्विक मुद्रास्फीति कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.3% है जीडीपी वृद्धि। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.3% है। अगला को देखो, मैंने इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे इस टेस्ट में। ये करंट अफेयर्स का जो विविध नाम से आपको टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट मिल जाएगा, उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन है। इससे क्या होगा ना कि आपके पूरे फैक्ट कवर हो जाएंगे। पहला है आईएमएफ के बारे में सही कथन चुने। सदस्य देश 190 बिल्कुल सही है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है, ये भी सही है। स्थापना 1944 में हुई, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों ही फैक्ट इसके सही है। 190 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। अभी एक नया सदस्य इसमें बना है अंडोरा। 190वां सदस्य देश बना है इसमें अंडोरा, ये भी याद रखिएगा। अंतिम सदस्य देश कौन बना है? अंडोरा बना है। आईएमएफ का अंतिम सदस्य देश मतलब अंडोरा बना है। कौन से नंबर का बना है ये? 190 का बना है। हाल ही में तूफान नॉर्मा ने किस देश को प्रभावित किया है? तूफान नॉर्मा ने किस देश को प्रभावित किया है? मैक्सिको को प्रभावित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मा तूफान याद रखना। नॉर्मा तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो नॉर्मा तूफान ने मैक्सिको को प्रभावित किया है। 2028 लॉस एंजल्स में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? 2028 लॉस एंजल्स में होगा, और 2024 का पेरिस में होगा, और 2036 का अहमदाबाद में होगा। ये याद रखिएगा। और 2028 लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें 5 खेलों को शामिल किया गया। कितने खेलों को शामिल किया गया? 5 खेलों को शामिल किया गया। 2028 लॉस एंजल्स में 5 खेलों को शामिल किया गया। 2024 का कहाँ पे होना है? पेरिस में होना है। इसके बाद 2036 का कहाँ पे होना है? 2036 का अहमदाबाद में होना है। 2032 का कहाँ होना है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 2032 का जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ पे होना है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो पता रहता है कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, किस किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और 2032 का ओलंपिक गेम कहाँ होना है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। ओलंपिक ध्वज में ओलंपिक छल्ले भी होते हैं। 5 छल्ले एक दूसरे को दर्शाते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। दुनिया के बसे हुए महाद्वीपों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें नीला, काला, लाल, पीला और हरा आदि को शामिल किया गया है। और ये क्या संकेत देते हैं कि हर एक रंग है वो किसी एक महाद्वीप को बताता है। और ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है? सिटियस, अर्टियस और फोर्टियस होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रत्येक ओलंपिक का रिंग जो होता है, कलर अगर पूछ लें आपसे तो यूरोप के लिए नीला होता है। याद रखिएगा, यूरोप के लिए क्या होता है? यूरोप नीला रंग बताता है। एशिया जो है वो एशिया पीला रंग बताता है। यूरोप कैसा बताता है? नीला। एशिया कैसा बताता है? पीला। अफ्रीका कैसा बताता है? अफ्रीका बताता है काला। अफ्रीका कैसा बताता है? अफ्रीका काला बताता है। ऑस्ट्रेलिया हरा बताता है। ऑस्ट्रेलिया हरा बताता है। और अमेरिका लाल बताता है। अमेरिका कैसा बताता है? लाल बताता है। याद रखो, हमारा एशिया क्या बताता है? एशिया पीला बताता है। यूरोप नीला बताता है। एशिया पीला, यूरोप नीला, अफ्रीका काला, ऑस्ट्रेलिया हरा और अमेरिका लाल। ये 5 फैक्ट याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं गगन मिशन यान के बारे में। देखो, गगन मिशन यान के बारे में भी मैंने पूरे फैक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन
इसके विषय में पूछा जा सकता है, वो मैंने पूरे फैक्ट यहाँ पे ऑप्शन में कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि गगनयान मिशन कब लॉन्च किया गया? 21 अक्टूबर 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च। डेट भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 2030 इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। पेलोड क्रू मॉडल क्रू ए एस्केप सिस्टम, ये इसका जो पेलोड है क्रू मॉडल था और क्रू ए एस्केप सिस्टम, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप 2023 किसने जीता है? मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, रेलवे या कोई नहीं। डूरंड कप इसमें से किसने जीता है और कब डूरंड कप किसने जीता है? 2023 का। तो डूरंड कप 2023 मोहन बागान ने जीता है और मोहन बागान का ये 17वां खिताब है। इसने ईस्ट बंगाल को हराकर ये कप जीता। तो डूरंड कप 2023 किसने जीता है? डूरंड कप 2023 जीता है मोहन बागान ने। किसको हरा के जीता है? ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अब तक किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच, मार्गेट कोर्ट 24, दोनों ने ही 24 जीते हैं। रोजर फेडरर 20, राफेल नडाल 22 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जीते हैं नोवाक जोकोविच और मार्गेट कोर्ट ने। कितने जीते हैं? 24 जीते हैं। कितने जीते हैं? 24 जीते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन्हीं के नाम है। भारत चंद्रमा तक पर कब तक मानव पहुंचाएगा? 2035, 2040, 2020 या 2025? तो भारत चंद्रमा पर मानव पहुंचाएगा 2024। भारत चंद्रमा पर मानव कब तक पहुंचाएगा? 2040 तक भारत चंद्रमा पर मानव पहुंचा देगा। अगला, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित होगा? ये भी याद रखो, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा। कब तक होगा? 2035 तक होगा। अगला क्वेश्चन है G20 सम्मेलन के बारे में। यहाँ से आपको पूरा G20 सम्मेलन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो वो आपको याद हो जाएगा। G20 जो है विश्व की जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो G20 मतलब ग्रुप 20 के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। 2023 का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ? भारत में। 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। और 2025 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो ये इसके सभी फैक्ट सही हैं। G20 के बारे में ये पूरे फैक्ट याद रखिएगा। स्थापना 26 सितंबर 1999, 2023 का सम्मेलन भारत, 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील, 2025 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका। मतलब इसके ये सभी फैक्ट सही हैं। तो सभी फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में भारत में हुआ है, इससे तो पूछ ही सकते हैं। 2024 में ब्राज़ील में होगा और 2025 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगला है G7 के बारे में सही कथन। देखो, जैसे कि ग्रुप G20 विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जो विकासशील देश हैं, वैसे ही जो G7 है वो विकसित देशों के लिए है, जो देश विकसित हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, UK, ये इसमें 7 सदस्य देश हैं। और 2022 का जो शिखर सम्मेलन है इसका जर्मनी में हुआ। 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जर्मनी में, 48वां हुआ। और 2023 का 49वां यहाँ पे कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा में। 2023 का शिखर सम्मेलन G7 का कहाँ हुआ? हिरोशिमा में हुआ। 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? हिरोशिमा में हुआ है। और 2022 का कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में हुआ है। तो ये 23वां क्वेश्चन याद रखिएगा। 2022 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में, 2023 का हिरोशिमा में। और ये सभी फैक्ट से सही हैं। 1975 में विकसित अर्थव्यवस्था की समूह की स्थापना हुई थी। 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिरोशिमा में हुआ है। और 2022 का कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। अगला है मेरा युवा भारत गठन को मंजूरी कब दी गई है? 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत के गठन को मंजूरी दी गई। नासा का साइकी मिशन किससे संबंधित है? नासा का जो साइकी मिशन है वो क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। किससे? क्षुद्र ग्रह से। 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 किसको मिला है? अल्लू अर्जुन एक मूवी है, उसको मिला है 69वां नेशनल अवार्ड। टॉल्स्टॉय फॉर्म में गांधी जी की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? टॉल्स्टॉय फॉर्म में
8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। टॉलस्टॉय फॉर्म में गांधी जी की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? हाल ही में वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना की वर्षगांठ 91वीं मनाई गई है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 की 91वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है हाल ही में। संसद भवन के बारे में सही कथन बताना है। संसद भवन क्योंकि अभी बन के तैयार हुआ है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है संसद भवन के बारे में। तो पहला इसका उत्तरी औपचारिक द्वार में हाथी की प्रतिमा है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी औपचारिक द्वार में अश्व की प्रतिमा है। ये आपसे पूछ सकते हैं संसद भवन का उत्तरी औपचारिक द्वार में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो याद रखना उत्तरी में बनाई गई है हाथी की और दक्षिणी में बनाई गई है अश्व की। पूर्वी जो औपचारिक द्वार है वो गरुड़ की प्रतिमा है। पूर्वी औपचारिक द्वार पे क्या है? गरुड़ की प्रतिमा है। तो ये सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। अगला है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। सूडान में फंसे जो भारतीय उनको वापस लाने के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र में, याद रखना अर्थशास्त्र अर्थ है जिसके पास वो गोल्डन रहता है, गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदता है। तो इसे याद रखना अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। फ्रेंड्स ये देखिए ये प्रीलिम्स का हमारा ब्रह्मास्त्र है। 12,000 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। ये इस प्रकार से टोटल 12,000 MCQ मिलने वाले हैं। ये जो पहली बुकलेट आप देख रहे हैं ये इसकी आपको टोटल 2 बुकलेट मिलेंगी और साथ में ये करंट अफेयर्स मिलेगी। इसी से मैं आपको करवा रही हूँ अभी क्वेश्चन। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, इसे आप रिवीजन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे टेस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक साथ ही आपको हम दे देंगे। आपको घर बैठ के आप खुद सॉफ्ट कॉपी लेकर आप खुद प्रिंट निकालना चाहते हैं किसी टेस्ट का, या पूरे टेस्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लेके निकाल सकते हैं, या आप हमसे भी हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। जैसा आपको लेना है वैसे ले सकते हैं। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक ये बनाए गए अभ्यासी का है। रामबाण है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। हर यूनिट से करीब 1000 प्रश्न हैं, 1000 करंट अफेयर्स हैं। टोटल 3 बुकलेट इसमें आपको मिलेंगी। 2 बाइंडिंग की हुई बुकलेट मिलेंगी जिसमें ये जो एक बुकलेट है इसकी दो पार्ट में डिवाइड है। इसमें 10,000 प्रश्न हैं। ये पहली में 1 से 50 तक हैं और दूसरे में 51 से 100 तक टेस्ट है। 5-5 हज़ार MCQ का है। ये आपको इस प्रीलिम्स के साथ साथ जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा 2024 में उसमें भी हेल्प करेंगे। एक ही करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बुकलेट आपको मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी इन 3 बुकलेट के साथ। तो अगर ये मैं सभी को सजेस्ट करूँगी ये क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं, जो प्रश्न मैं करा रही हूँ वो यहीं से ही करा रही हूँ। तो अगर आप ये ज़रूर लीजिए। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी लीजिए, अपने मोबाइल में इन क्वेश्चन को लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर, क्योंकि ये पूरा मैंने हर जगह जगह से कलेक्ट करके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो एक जगह पर लेके आई हूँ। तो इनको आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है किशोर कुमार सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? देखो किशोर कुमार सम्मान जी की स्थापना 1997 में हुई है। उसमें कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किशोर कुमार सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किशोर कुमार सम्मान 5 लाख रुपए की दी जाती। किशोर कुमार एक पार्श्व गायक थे और एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे। और पहले इसमें राशि 2.5 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर सम्मान दे दिया गया है। धर्मेंद्र को किशोर सम्मान से नवाजा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय किशोर सम्मान किसको दे दिया गया है? राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022 के लिए धर्मेंद्र को दे दिया गया है। किसको दिया है? धर्मेंद्र को दिया है। और
लता मंगेशकर सम्मान उत्तम सिंह को दिया गया है संगीत निर्देशन के लिए। और किशोर कुमार सम्मान धर्मेंद्र को दिया गया है उनके अभिनय के लिए। किशोर कुमार खंडवा के थे और 1997-98 में इस किशोर कुमार सम्मान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1997-98 में हुई थी। अगला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड जिन्होंने पाया है वो है सुधा मूर्ति। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन बन गई हैं? सुधा मूर्ति बन गई हैं। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में बन रहा है। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में बन रहा है देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। भादवा माता लोक कहाँ जिसको मालवा की वैष्णो देवी है वो कहाँ? मालवा की वैष्णो देवी जिनको कहा जाता है भादवा माता लोक, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है नीमच में। कहाँ बन रहा है? नीमच में बन रहा है। ये मध्य प्रदेश में G20 समूह की प्रमुख बैठक के संबंध में सही कथन बताइए। मध्य प्रदेश में G20 समूह की बैठक में सबसे पहले थिंक 20 बैठक कहाँ हुई? भोपाल में हुई, बिल्कुल सही है। कृषि कार्य समूह बैठक इंदौर में हुई, ये भी सही है। याद रखो थिंक 20 सोचने के लिए कहाँ बनाया गया? भोपाल में बनाया गया। कृषि कार्य के लिए कहाँ बनाया गया? इंदौर में बनाया गया। सांस्कृतिक कार्य समूह बैठक कहाँ हुई? खजुराहो में हुई। सांस्कृतिक कार्य समूह बैठक खजुराहो में हुई। साइंस 20 की बैठक कहाँ हुई है? ये भोपाल में हुई है। थिंक टैंक और साइंस 20 की बैठक भोपाल में हुई है, कृषि की इंदौर में हुई है और सांस्कृतिक की खजुराहो में। तो ये सभी फैक्ट इसके सही होंगे क्योंकि G20 समूह की मेजबानी भारत ने की है। कुछ मेजबानी के जो क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपे गए हैं, तो याद रखना थिंक 20 और साइंस 20 भोपाल में है, कृषि कार्य इंदौर में है, सांस्कृतिक नगरी खजुराहो को बोला जाता है, तो सांस्कृतिक जो बैठक है वो खजुराहो में हुई है। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड किसको दिया गया है? तो मंडला गांव है पन्ना का, उसको दिया गया है। और सीधी का एक खोरबरा गांव है, इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया है। याद रखो, पन्ना का मंडला गांव और सीधी का खोरबरा गांव। पन्ना का मंडला गांव और सीधी के खोरबरा गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। एशिया कप 2023 भारत ने किसको हरा के जीता? एशिया कप 2023 हाल ही में भारत ने जीता है। और किसको हरा कर जीता है एशिया कप? श्रीलंका को हराकर जीता है एशिया कप। अगला है ऑपरेशन दोस्त किसके से संबंधित है? भारत सरकार द्वारा तुर्की व सीरिया की मदद के लिए या उससे संबंधित है ऑपरेशन दोस्त। याद रखना, एक अभी हमने ऑपरेशन कावेरी पढ़ा हुआ है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, और ऑपरेशन दोस्त किसके लिए है? तुर्की व सीरिया की मदद के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? देखो ये भी मैंने इसलिए ही बनाया है कि आपको ये उपरोक्त सभी 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिससे आपको चारों फैक्ट कवर हो जाए, वो चारों चीज़ें याद हो जाएं। पहला यशोभूमि क्या है? यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर में से है। 219 एकड़ है और इसमें 8 मंजिल है। यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर है, याद रखिएगा। 219 एकड़ में फैला है और इसमें 8 मंजिलें हैं। यशोभूमि में कितनी मंजिलें हैं? 8 मंजिलें हैं। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा MICE सेंटर है। यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर है और भारत मंडपम जो है भारत का सबसे बड़ा MICE सेंटर है। भारत का जो MICE सबसे बड़ा सेंटर है उसमें 100 उसमें क्या है 123 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 123 एकड़ में फैला हुआ है। और यशोभूमि 219 एकड़ में फैला हुआ है। याद रखिएगा, भारत मंडपम में अष्टधातु से बनी हुई नटराज की मूर्ति भी स्थापित है और ये 27 फीट ऊंची है। भारत मंडपम में किसकी मूर्ति स्थापित है? नटराज की मूर्ति स्थापित है। और MICE में मतलब होता है सम्मेलन, प्रोत्साहन, प्रदर्शनी, गंतव्य के रूप में इसको विकसित किया गया है।
भारत मंडपम परिसर को भारत का सबसे बड़ा MIC बनाया गया है। इसमें अष्टधातु की मूर्ति नटराज की है, 27 फीट ऊंची है और 18 टन इसमें वजनी है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है भारत मंडपम में। किसकी बनाई गई है? नटराज की। तो याद रखना, नटराज की सबसे बड़ी मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? भारत मंडपम में। भारत मंडपम 123 एकड़ में फैला है। सिडनी के ओपेरा से भी बड़ा है दिल्ली का भारत मंडपम, और ये कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पर G20 सम्मेलन की बैठक होगी। MICE का फुल फॉर्म होगा, M से हो जाएगा मीटिंग, I से हो जाएगा इंसेंटिव, C से हो जाएगा कॉन्फ्रेंस और E से हो जाएगा एग्जीबिशन। इस तरह से ये 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और ये भी याद रखो कितने एकड़ में फैला हुआ है? 123 एकड़ में फैला है, और इसमें लगभग 7,000 लोग इसमें मेजबानी कर सकते हैं। 2023 में भारत मंडपम की स्थापना हुई थी। यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर है। बहुत ही विशाल और भव्य है, और 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल में ये फैला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी पूरे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 161 है। प्रेस में क्या है? 161 है। वैश्विक सैन्य रिपोर्ट व्यय में भारत का मतलब भारत जो सेना पे खर्च करता है कितना उसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? फ्रीडम हाउस इंडेक्स में भारत का स्थान 66वां है। तो ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। प्रेस सूचकांक में 161वां, सैन्य रिपोर्ट व्यय में चौथा स्थान है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स में भारत का स्थान 66 है। तो सभी कथन ये सत्य है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ताकि आपके सभी फैक्ट कवर होते जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ टेस्ट सीरीज सभी लोग लगाइएगा। इससे क्या होगा ना, पूरे क्वेश्चन सीधे सीधे कंप्लीट होते जाएंगे। अगला है भारत के लिए है ये 2023 में वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 127 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा है? 108 है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126 है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा है? 40। प्रतिस्पर्धा में 40 है, प्रसन्नता में 126 है, चुनावी लोकतंत्र में 128 है, और जेंडर गैप रिपोर्ट में 127। सभी कथन इसमें सही है। गेल के बारे में बताइए। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है गेल, ये महारत्न कंपनी है। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी, और इसको महारत्न ने बनाया था 2013 में। निदेशक हैं इसके दीप कुमार गुप्ता। तो ये तीनों ही फैक्ट गेल के बारे में सही कर लीजिएगा। गेल के बारे में सही कथन कौन सा है? स्थापना 84, महारत्न बनी 2013, निदेशक हैं दीप कुमार गुप्ता। अगला है UNDP के बारे में सही कथन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और UNDP के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अचीम स्टैनर। कौन है UNDP के अध्यक्ष जो हैं? अचीम स्टैनर हैं। उसके सभी फैक्टर्स के सही हो जाएंगे। UNDP के बारे में सही कथन, स्थापना 1964, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अध्यक्ष अचीम स्टैनर, सभी फैक्ट इसके सही हो जाएंगे। कौन है UNDP के अध्यक्ष? अचीम स्टैनर है। 64 में स्थापना हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किस विमान को वायुसेना में शामिल किया गया? C-295 को शामिल किया गया। इससे किसको किया गया? C-295 को वायुसेना में शामिल किया गया। महाराणा प्रताप लोक कहाँ बनेगा? महाराणा प्रताप लोक बनेगा भोपाल में। जितने भी लोग हैं अभी बनाए गए मध्य प्रदेश में, उसका एक सेपरेट वीडियो ला के करवा दूंगी। महाराणा प्रताप लोक कहाँ बनेगा? भोपाल में बनेगा। डेविस कप 2023 किसने जीता? डेविस कप 2023 जीता था रोहन बोपन्ना। ये टेनिस का एक गेम है, और किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो छोटे छोटे कंपटीशन कप वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो डेविस कप 2023 किसने जीता? रोहन बोपन्ना ने जीता। थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन कप है, इसको किसने जीता है? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता। थॉमस कप 2023 किसने जीता है? भारत ने जीता है। थॉमस कप एक पुरुष बैडमिंटन कप है, और उबेर कप महिला बैडमिंटन कप है। तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन कप है, इसको किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता? इंडोनेशिया को। उबेर कप किसने जीता 2023 का? उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता उबेर कप? दक्षिण कोरिया ने जीता।
अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी की वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है, रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। और विजय हजारे ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने। किसने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने। अगला है संतोष ट्रॉफी 77वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती। 77वीं ये फुटबॉल से की प्रतियोगिता है और ये किसने जीती है, कर्नाटक ने जीती है। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 किसने जीता। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 पीवी सिंधु ने जीता। फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट जरूर करते जाइएगा, कमेंट करते हैं तो पता रहता है कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। लाइक शेयर भी करते जाइएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह के बहुत शानदार क्वेश्चन लाने वाली हूँ जो एग्जाम में आना ही है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। 3297 लाख टन हुआ है 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन। सकल प्रजनन दर मध्य प्रदेश में कितनी है, 2.0 है सकल प्रजनन दर। अब तक भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं। अब तक भारत में 42 हो चुके हैं, कितने 42 विश्व विरासत स्थल वर्तमान में हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। विश्व में कितने विश्व विरासत स्थल हैं। भारत में 82 हैं और पूरी दुनिया में लगभग 1199 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 923 सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक हैं और 39 मिश्रित हैं। भारत में कितने हैं, भारत में 42 हैं। अभी वर्तमान में ही 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। अगला है यूनेस्को के बारे में सही करना। ये इसका मुख्यालय एक बार पीएससी में पूछा गया था। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और वर्तमान में इसमें 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, एक प्राकृतिक स्थल है और एक मिश्रित स्थल बनाया गया है। सदस्य यूनेस्को में 195 है, नया सदस्य फिलिस्तीन है। यूनेस्को में टोटल कितने सदस्य हैं, यूनेस्को में 195 सदस्य हैं और नया सदस्य कौन सा है, नया सदस्य फिलिस्तीन है। सबसे ज़्यादा जो विश्व विरासत स्थल है वो है इटली में। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, मुख्यालय पेरिस में हुई, सदस्य 195 है। सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल जो है वो इटली में है और इसका जो नया सदस्य है वो है फिलिस्तीन। यूनेस्को में भारत में मिश्रित धरोहर स्थल कौन है। जो एक मिश्रित धरोहर स्थल है यूनेस्को में वो कौन सी है, वो है कंचनजंगा, सिक्किम में है जो। तो यूनेस्को में मिश्रित धरोहर स्थल कौन हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला है भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। टोटल भारत में जो टाइगर रिजर्व है वो 54 है और मध्य प्रदेश में कितने हो चुके हैं, एक और वर्तमान में आ गया है तो 8 हो चुके हैं। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54 है। कितने हैं, 54 है। हरदा के बारे में सही कथन आपको बताना है। हरदा 100% सिंचित हुआ है, बिल्कुल सही है। हरदा 100% सिंचित में आ गया है। इसके बाद हरदा में एक हंडिया है, उसका नाम नाभीपट्टम कर दिया गया है, ये भी सही है। तो इसके दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला है हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसको बनाया गया है। हाल ही में सीबीआई का निदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, प्रवीण सूद को। ग्लोबल शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। क्रिकेट से संबंधित कौन सा कथन सही है। भारत का पहला जो टेस्ट मैच है वो 1932 में हुआ था। टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट लॉर्ड्स में हुआ था और इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। लॉर्ड्स में ही, इंग्लैंड में ही मैदान है, वहीं पर हुआ था भारत और इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था। पहला टेस्ट कब हुआ था, 1932 में। जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उस समय वहाँ के जो कप्तान थे वो थे CK नायडू। पहले टेस्ट मैच के समय कप्तान कौन थे, CK नायडू थे। और जबकि भारत का पहला वनडे मैच जो हुआ था वो 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था और इसके जो कप्तान थे वो अजीत वाडेकर थे। मतलब वनडे के कप्तान अजीत वाडेकर थे। वनडे खेला गया था 1974 में और टेस्ट सबसे पहले, मतलब कौन सा फॉर्मेट सबसे पहले खेला गया था, टेस्ट खेला गया था 1932 में लॉर्ड्स में खेला गया था। उस समय कप्तान कौन थे, CK नायडू। और वनडे खेला गया था 1974 में। वनडे के पहले कप्तान कौन थे, अजीत वाडेकर थे। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है हॉकी के बारे में सही कथन छांटिए। हॉकी का मैदान आयताकार होता है, बिल्कुल सही है। इसकी जो लंबाई होती है वो 9.44 और चौड़ाई होती है 50.55 होती है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है हॉकी की वो 2.14 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 3.66 मीटर होती है।
हॉकी के जो पेनाल्टी स्ट्रोक है वो 6.47 मीटर होता है और इसकी जो बॉल का वजन है वो 155 से 163 ग्राम होता है। खेल की जो अवधि होती है 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, टोटल 60 मिनट होते हैं। तो ये सभी फैक्ट इसके सही हैं, हॉकी के बारे में ये याद रखिएगा। क्रिकेट के बारे में सही कथन है, 6 गेंद प्रति ओवर, मतलब पहले क्या होता था, प्रति ओवर 6 गेंद नहीं फेंकी जाती थी। 6 गेंद जो हर ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है वो कब से फेंकी जाने लगी, 2000 से फेंकी जाने लगी। सन 2000 से 6 गेंद प्रति ओवर फेंकी जाने लगी। डीआरएस का टेस्ट में प्रयोग सबसे पहले हुआ, डीआरएस का सबसे पहले प्रयोग टेस्ट में हुआ था 2008 में, और वनडे में कब हुआ था, 2011 से होने लगा। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। डीआरएस का टेस्ट में प्रयोग कब से होने लगा, 2008 से, और वनडे में कब से होने लगा, 2011 से। सुपर ओवर कब से होने लगा, सुपर ओवर 2008 से होने लगा टेस्ट में, और 2011 से कब होने लगा, वनडे में होने लगा। तो ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनको याद कर लीजिएगा। क्रिकेट से संबंधित और सभी ये सभी पूछे जाते हैं। पिच लंबाई कितनी होती है, स्टंप ऊंचाई कितनी होती है। पिच लंबाई होती है 20.11 या 22 गज, और चौड़ाई होती है 10 फुट। क्रिकेट की जो गेंद का भार होता है वो 15.59 या 163 ग्राम तक होता है। बल्ले की जो लंबाई होती है, बल्ले की जो लंबाई होती है वो कितनी, मतलब एक ये होता है, एक ये जो गेंद का भार होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। और बल्ले की जो लंबाई होती है वो 96.52 सेंटीमीटर या 38 इंच होती है। स्टंप की जो ऊंचाई होती है वो 28 इंच होती है, मतलब 71.1 सेंटीमीटर होती है। स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, 28 इंच होती है, या तो 71.1 सेंटीमीटर होती है। फैक्ट याद रखिएगा, पिच की लंबाई 20.11 मीटर या 22 गज, चौड़ाई 10 फुट। गेंद का भार जो होता है 155.9 ग्राम या 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। और बल्ले की लंबाई जो होती है 96.52 सेंटीमीटर या 38 इंच होती है, और स्टंप की ऊंचाई 28 इंच या 71.1 सेंटीमीटर। तो ये सभी कथन सही हैं। मैराथन दौड़ के बारे में बताइए। मैराथन की जो दूरी होती है 42.195 किलोमीटर होती है, सही है, या फिर 26 मील 385 गज होती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। 1 घंटा 30 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर की 2 दौड़ होती हैं। 1.5 घंटे में क्या करना रहता है, 10-10 किलोमीटर की 2 दौड़ करना पड़ती है। डूरंड कप की जो स्थापना हुई थी भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी, शिमला में हुई थी। सभी फैक्ट इसके सही हैं। फ्रेंड, ये इसका हर एक क्वेश्चन जो है इस तरह से बनाया गया है कि एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे फैक्ट कवर होते जाएं। वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष इंदौर होलकर स्टेडियम में दोहरा शतक बनाया था, 2011 में बनाया था। ये फैक्ट याद रखना, ओडीआई में बनाया था, ये ओडीआई में बनाया था। वनडे मतलब वनडे में बनाया था, होलकर स्टेडियम में बनाया था, 2011 में बनाया था, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने रूप सिंह स्टेडियम में नहीं बनाया है, इंदौर के होलकर स्टेडियम में बनाया था 2011 में बनाया था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था, दोहरा शतक बनाया था, और होलकर स्टेडियम में बनाया था। अगला है, इनमें से क्या सही है। रोहित शर्मा का ओडीआई में व्यक्तिगत स्कोर कितना है, 264, सही है। सचिन तेंदुलकर का 2010 में ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर 2010 में ओडीआई मतलब वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले, सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक लगाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने थे वनडे में, और इन्होंने किसके खिलाफ लगाया था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। वीरेंद्र सहवाग दूसरे क्रिकेटर बने थे दोहरा शतक लगाने वाले। तो ये याद रखना। रोहित शर्मा का व्यक्तिगत स्कोर वनडे में कितना है, 264 है। सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक लगाने वाले वनडे में पहले खिलाड़ी थे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2010 में बनाया, और वीरेंद्र सहवाग दूसरे क्रिकेटर थे दोहरा शतक लगाने वाले। अब्दुल्ला गोल्ड कप किससे संबंधित है, हॉकी से, बिल्कुल सही है। बागी शब्द किससे संबंधित है, गोल्फ से। विंबलडन जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, सानिया मिर्जा हैं। ये सभी फैक्ट सही हैं। विंबलडन जीतने वाली पहली महिला कौन है, सानिया मिर्जा। बागी शब्द किससे संबंधित है, गोल्फ से। अब्दुल्ला गोल्ड कप किससे संबंधित है, हॉकी से। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सही है। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता अंतिम बार।
इसके पहले कब कब जीता? 1928 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में सबसे बड़ा है। ये चारों फैक्ट याद रखना। अंतिम बार 1980 नहीं, 1980 है। अंतिम बार 1980। टोटल 8 बार जो मध्य प्रदेश में हॉकी का स्वर्ण पदक जीत चुका है। और अब इसके पहले 1980 के पहले कब जीता है? 28, 32, 36, 48, 52 और 56 में जीता। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये भी याद रखो, लाल बहादुर कहाँ पर है? हैदराबाद में। क्रिकेट में बल्लेबाज कितने प्रकार से आउट हो सकते हैं? क्रिकेट में बल्लेबाज 10 प्रकार से आउट हो सकते हैं। निम्न में से क्या सही है? सभी कथन इसमें, इसलिए ही सभी कथन सही है कि आपको ये सभी फैक्ट याद होते जाएं। होलकर ट्रॉफी से संबंधित शब्द है ब्रिज खेल। लिब्रो शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ब्रिज खेल से। बोनस लाइन किससे खेल से संबंधित है? कबड्डी। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। लिब्रो शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल। तो ये सभी फैक्ट सही हैं। अगला है, निम्न में क्या सही है? शतरंज के एक बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? जंको ताबई हैं। 1987 में खेला विश्व कप का नाम क्या है? रिलायंस कप। ये एक बार पूछा था। सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला। तो ये सभी फैक्ट सही हैं। किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ है? 1968 ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ है। बाकी 2012, 1948 और 1908। 2012, 1948 और 1908 का लंदन में हुआ है। किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सब कुछ मिला है? पुलेला गोपीचंद को मिला है। पुलेला गोपीचंद को द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री सभी पुरस्कार दिए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में क्या सही है? 23वां विश्व कप फुटबॉल 2026 में जो होगा वो कहाँ पर होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। मैंने कल जितनी भी आगामी प्रतियोगिताएं थी कल मैंने कराई हैं, नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। 23वां विश्व कप फुटबॉल 2026 में कहाँ? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। 20वें एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? 20वें एशियाई खेल 2026 में होंगे आईची नगोया में। ये 20वें एशियाई खेल होंगे। 19वें अभी हुए हैं और 20वें कहाँ होंगे? 2026 में आईची नगोया में होंगे। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का कहाँ हुआ है? भारत में। और अगला होना है दक्षिण अफ्रीका में। अगला है 33वें व 34वें ओलंपिक खेल। देखो 33वें 2024 में पेरिस में, 34वें लॉस एंजल्स में, 35वां 2032 में होना है वो ब्रिस्बेन में होना है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। तो सभी इसके फैक्ट सही हो जाएंगे। अगला है 80वां क्वेश्चन है, पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता। ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने ये करवाए हैं। पारे की अधिकता से क्या हो जाता है? मिनी माता। कैडमियम की अधिकता से क्या हो जाता है? इटाई। कैडमियम की अधिकता से क्या हो जाता है? इटाई। लेड की अधिकता से क्या हो जाता है? लेड की अधिकता से रक्त अल्पता हो जाती है। याद रखो, पारे से क्या हो जाता है? ज़्यादा पारा अगर चला जाए शरीर में तो मिनी माता हो जाता है। ज़्यादा कैडमियम अगर हो जाए तो इटाई हो जाता है। ज़्यादा लेड अगर हो जाए तो रक्ताल्पता हो जाती है। आर्सेनिक की अगर अधिकता हो जाती है शरीर में तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है? ब्लूबेरी सिंड्रोम। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यूनिट 7 में, तो ये याद रख लो। कैडमियम का वाला पिछली बार आ गया था। पारे की अधिकता से मिनी माता, कैडमियम से इटाई, लेड से रक्त अल्पता हो जाती है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग हो जाता है और नाइट्रेट से ब्लूबेरी सिंड्रोम हो जाता है। ओजोन परत की जो लंबाई है वो, ओजोन परत की जो मोटाई है वो कितनी है? 3 mm, 64 mm, 6 mm या 2 mm? 3 mm है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो कितनी है? 3 mm है। निम्नलिखित में से क्या सही है? रेजलैंड और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026। बिल्कुल सही है। रेजलैंड और 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निकला, हर साल किसी न किसी वर्ष घोषित कर दिया जाता है। ग्लेशियर का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। ग्लेशियर का कब बनाया गया? ग्लेशियर वर्ष 2025 को। चरवाहों का 2026 को। कैमलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को। बाजरे का बनाया गया था 2023 और 2023 के बाद 2024 में कैमलेट्स का है, 2025 में ग्लेशियर का है और 2026 में रेजलैंड्स और चरवाहों का है।
अगला है परिवर्तित नाम है पूर्व में कौन कौन से सही है, ये भी मैंने पूरे एक साथ कर दिए, इससे याद हो जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था मानपुर इंदौर में, इसको दे दिया गया है टंट्या भील स्वास्थ्य केंद्र। इसके बाद एक पतालपानी रेलवे स्टेशन था इंदौर में, इसको भी नाम दे दिया है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। HR10 बस स्टैंड था इंदौर का, इसको भी टंट्या भील बस स्टैंड बोल दिया है। भंवरकुआं चौराहा जहाँ पे एक स्टूडेंट का हब है ये, इसको भी टंट्या भील चौराहा नाम दे दिया गया है। सभी कथन सही होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फैक्ट। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई? उदयपुर में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह बैठक कहाँ पे हुई? गांधीनगर में। पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में हुई है और दूसरी कुमारकोम केरल में हुई है। आपदा जोखिम की जो बैठक है वो गांधीनगर में हुई है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग बैठक कहाँ पे हुई है? श्रीनगर में हुई है। पहली शेरपा बैठक उदयपुर, दूसरी कुमारकोम केरल में, तीसरी टूरिज्म वर्किंग बैठक श्रीनगर में हुई है और आपदा जोखिम वाली हुई है गांधीनगर में। तो ये सभी फैक्ट सही है, याद रखिएगा। 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बाली में। G20 के राष्ट्र अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन है तो कहाँ होगा? बाली में होगा। 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन, 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? सिंगापुर में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ पे होगा? मॉन्ट्रियल में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता, देखो इससे पूरे सम्मेलन याद हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ पे होगा? मॉन्ट्रियल में। 42वां शिखर सम्मेलन लाबुआन वाजो में होगा। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? लाबुआन वाजो में। 17वां G20 राष्ट्राध्यक्ष बाली, 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन सिंगापुर, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 मॉन्ट्रियल में और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन लाबुआन वाजी में होगा। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ? दिल्ली में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। कहाँ पे हुआ है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन? भोपाल में हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से क्या सही है? भारत का पहला मानव गगनयान को 2025 में लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा 2035 में, ये भी सही है। देश का पहला नौसेना वीरता संग्रहालय लखनऊ में बन रहा है, ये भी सही है। देश का पहला नौसेना वीरता संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा मेला भारत टेक्स 2024 कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा भारत टेक्स सम्मेलन दिल्ली में। ह्यूमन चक्रवात कहाँ आया? ईरान, इराक, चीन या नेपाल? ह्यूमन चक्रवात सबसे पहले कहाँ आया? ह्यूमन चक्रवात आया ईरान में। ह्यूमन चक्रवात कहाँ आया है? ईरान में आया सबसे पहले। निम्नलिखित में से क्या सही है? ये G20 सम्मेलन के अतिथि हैं, इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज, ये भी G20 सम्मेलन में आए थे इसलिए महत्वपूर्ण है, तो ये सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज, ये भी सही है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लुला डा सिल्वा, ये भी सही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये सभी जो हैं G20 सम्मेलन में आए थे। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम याद रख लीजिएगा, अल्बर्टो फर्नांडीज, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। निम्नलिखित में से क्या सही है? जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जर्मनी की चांसलर पहले एंजेला मर्केल थी, अब ओलाफ सोल्ज बन गए, ओलाफ सोल्ज। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज, ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज। निम्नलिखित में से क्या सही है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंग योल, रूस के विदेश मंत्री संगई लावरोव, ये इनमें से आना ही है एक ना एक क्वेश्चन। रूस के विदेश मंत्री ये आए हैं G20 में, इसलिए। सऊदी अरब का पद किसको दिया है? मोहम्मद बिन सलमान को। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति क्या हो गए? यूम सुक। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति कौन हो गए? यूम सुक योल। और रूस के विदेश मंत्री हैं संगई लावरोव। निम्नलिखित में से क्या सही है? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, USA के राष्ट्रपति जो बाइडन,
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। कौन है? चार्ल्स मिशेल हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तैयब तुर्की के राष्ट्रपति हैं। यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। सांची सोलर सिटी से कितने टन उत्सर्जन में कमी आएगी कार्बन के? एक सेकेंड रुकिएगा। सांची सोलर सिटी जो बन रही है उससे सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 2.3 लाख वयस्क वृक्षों के बराबर है। तो याद रखो, सांची सोलर सिटी से कितने टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी? 13,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किस देश को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड चैप्टर से सम्मानित किया? मंगूभाई पटेल जो कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, हाल ही में उनको वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड चैप्टर से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ के हैं मंगूभाई पटेल? ये मतलब किस जगह के जो ये रिकॉर्ड है जिसमें शामिल किया गया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड चैप्टर, तो ये लंदन के हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में किसका नाम छाया? दमोह के शिवम छिरोलिया का नाम हाल ही में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में छाया। किस जिले की कृषक लहरी बाई को पादम जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया गया? किस जिले की कृषक लहरी बाई को पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया? डिंडोरी की कृषक हैं लहरी बाई, उनको पादप जीनोम संरक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ शुरू होगा? मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में शुरू होगा। एमपी का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, पांचवा? तो एमपी का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है। एमपी का दुग्ध उत्पादन में कौन सा है? तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में क्या क्या सही है इनमें से? तो मध्य प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है 591 ग्राम प्रतिदिन। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है? 444 ग्राम। और गौ भैंस वंशीय टीकाकरण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम। तो इसके सभी कथन सही हो जाएंगे। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 591 ग्राम है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। लगभग 1 सवा घंटे का ये वीडियो हो चुका है। ऐसे ही और क्वेश्चन आज 3 वीडियो और लाऊंगी, वीडियो को देखते रहिएगा। ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। आज जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है टेस्ट का, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।